नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सत्ता के इस महासंग्राम में सियासी योद्धाओं की तरफ से अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर जमकर तीर बरसाए जा रहे हैं बयानों के, और इन बयानों के तीरों में तीखापन भी है, तेजी भी है। एक तरफ बीजेपी अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है हरियाणा के अंदर, और बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस में कशमकश और मंथन का दौर जारी है। और इसको लेकर भी बीजेपी के नेता कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि अभी तक तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान नहीं किया। कांग्रेस इसको अपनी रणनीति बता रही है। कांग्रेस इस मंथन को लेकर कह रही है कि यह हमारी कोशिश है कि हम बेहतर उम्मीदवार दें। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवारी नहीं है, वो चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते, उनकी पार्टी के बड़े नेता। और इसको लेकर भी सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, और साथ में कांग्रेस पर वो भी प्रहार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साध रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने निशाना साधा कि लोगों को कांग्रेस के न्याय और गारंटी वाले घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है। भाइयों, हमने तो अपनी आंखों से देखा है और आप सब जानते भी हैं, हमारा जो नौजवान भाई, हमारा नौजवान बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। भाइयों, ये देश के लिए एक बड़ा अपमान कांग्रेस के समय के अंदर होता था कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। अरे आज आपको ध्यान में आया है, देश के साथ न्याय करने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम देश को न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, आप न्याय कहां देंगे? अरे देश जानता है आपके ही सरकार के अंदर ये कांग्रेस के ही लोग थे भाइयों, जिनकी सरकार के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया हो, एक छत्र एक परिवार का शासन रहा हो, 55 सालों के अंदर भी, उसके बाद भी अगर वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों, इनकी गारंटी के ऊपर अब देश विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। एक तरफ हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है, उधर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां अभी तक अपनी सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई हैं। सीएम सैनी, नायब सैनी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं टिकटों में हो रही देरी को लेकर, और कह रहे हैं कि ये तो घबराहट है कांग्रेस के अंदर। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल होने का दावा कर रही है, और कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भय है, और वो भय वो अपने प्रत्याशी उतारने के अंदर कभी किसी को बोलते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, वो जब ग्राउंड का सिनेरियो देखता है पीछे हट जाता है, फिर दूसरे को तैयार करते हैं, वो भी पीछे हट जाता है। इस प्रकार की कसम कसर क्योंकि विपक्ष के अंदर है, और वो ये साहस नहीं कर पा रहे कि हम किसको उतारें किसको नहीं उतारें। बड़े बड़े नेताओं के अंदर भय है, और भय वो पिछले 2019 के चुनाव के अंदर जब वो हार गए थे तब उनका भय, आज उनको और बड़ा भय लग रहा है कि अगर हम अब की बार भी हार गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। परंतु उन्होंने काम नहीं किए। वो घमंडिया गठबंधन के अंदर ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर वो कहीं ना कहीं लिप्त हैं। हरियाणा की धरातल परिस्थिति ये है कि लोग 10 साल की सरकार से त्रस्त है, हर वर्ग नाराज है, ना कामकाज रहे, ना खुशहाली रही, ना रोजगार रहे, ना अमन चैन रहा। इस सरकार में हरियाणा को आगे की बजाय पीछे लेके जाने का काम है। आज हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग बदलाव चाहता है, और हर वर्ग कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। और हरियाणा में जेजेपी को, जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। निशान सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि निशान सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जेजेपी के कई विधायक भी उनके साथ जाएंगे, इस तरह की बातें भी चल रही हैं, इस तरह की अटकलें भी हैं। 2018 में जेजेपी के गठन के बाद से ही निशान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब निशान सिंह के इस्तीफे के बाद
जाहिर सी बात है कि जेजेपी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो ना जाए, ऐसे बीच मझधार में छोड़कर ना जाएं। दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों की तरफ से भी जेजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। खबरें चल रही है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से रिजाइन किया है मौखिक रूप से, क्या कहेंगे इसमें, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। पार्टी पद से भी इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दिया है, और कारण क्या होते हैं वो उनका मैं खुलासा नहीं करूँगा। वो कोई ना खुलासा करने की बात होती है, वो इंटरनल मामले होते हैं। संबंधों में किस तरीके से कोई फ़र्क आ जाए, आपस में कोई संबंधों में दरार आ जाए, वो भाई किसी भी रिश्ते में आ जाती है। पार्टी के राजनीति के लोगों में भी आपस में आ जाती है, संगठन के साथ भी आ जाती है। प्रधान जी, लगभग 30 साल का आपका राजनीतिक जो करियर रहा है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखने मिले। जो ये डिसीजन लिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 30 वर्षों का राजनीतिक करियर तो लोकदल के साथ रहा है। 23 मार्च 1994 से लेकर के 23 मार्च 2024 तक मुझे 30 वर्ष हो गए थे। तो वो कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा। कार्यकर्ता के रूप में हमने खूब मेहनत की, खूब काम किया, अपनी पार्टी को सींचने का काम किया। और ये जो रिज़ाइन है, रेजिग्नेशन है, ये स्वेच्छा से दिया, इस पर किसी का दोष नहीं मानता मैं। तो पार्टी के नेताओं द्वारा भी कुछ मनाने का प्रयास, कुछ बातचीत हुई होता है परिवार के अंदर, जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो रोष होते हैं, तो फिर मनाने का भी प्रयास होता है, वो सब करती हैं। तो प्रधान जी, जो दूसरी पार्टी के आला कमान जो नेता है, क्या वो भी संपर्क में आए हैं आपके इस दौरान, कुछ ऐसा अभी तक? स्वाभाविक है, चुनावी वर्ष है तो ऐसी चीज़ें आती हैं, पार्टियां तो कहती हैं। तो कौन कौन सी पार्टी का अगर हम बात करें? अभी मैं इससे ज़्यादा, जितनी बात आपको कही, इससे ज़्यादा कोई बात कहने में सक्षम नहीं हूँ। क्योंकि मैंने सभी साथियों को यही बात कही है कि दोस्तों से बात करके तो निर्णय होगा, फिर खुल करके आपसे बात करें। तो लिखित में ही प्रधान जी भेज दिया आपने इस्तीफा? नहीं, मैंने कहा ना, मौखिक तौर पे अभी दिया है, समय मिला नहीं, तो जा करके खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे के आएंगे। तो ये थे सरदार निशान सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी से जो है इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, और आगे की जो रणनीति होगी वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और निशान सिंह के इस्तीफे के बाद से प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी नेताओं ने, विरोधी नेताओं ने जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी निशान सिंह के इस्तीफे को लेकर जननायक जनता पार्टी पर सवाल उठाए और निशाना साधते हुए नजर आए। सिंह जी का व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु ये बात सही है कि जो जनता से वायदे किए जाए और उसके विपरीत अगर कोई सरकार चलाया जाए, जनता से इन्होंने बीजेपी के विरुद्ध वायदे किए और 5 साल काट के आंडे चढ़ा के बीजेपी के साथ सरकार में बैठ के मलाई खाई। आप फिर जनता को दोबारा मूर्ख बनाना चाहते हैं, फिर बीजेपी को गालियां देके वोट लेना चाहते हैं। वोट तो इनको नहीं मिलेंगी, परंतु ये बीजेपी की बी टीम बनकर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी भावना से निशान सिंह भी ग्रस्त हुए होंगे। निशान सिंह जी भी मन में दुखी होंगे कि कितनी बार जनता के सामने एक बनावटी चेहरा लेके जाए। बाकी तो निशान सिंह जी बता सकते हैं इसमें, परंतु मेरी जो सोच है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी जुड़ चुके हैं। नमस्कार उदय भांजी, कैसे हैं आप? लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन निशान सिंह के इस्तीफे के बाद से एक बात यह भी आ रही है कि वो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि निशान सिंह ने अभी इसको लेकर कहा कि अपने साथियों से बात करेंगे, अपने समर्थकों से बात करेंगे। जेजेपी की तरफ से भी निशान सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेजेपी का यह कहना है, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे हैं कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, वो हमें मिलेंगे तब उनसे बात की जाएगी, हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमारे साथ रहें। निशान सिंह का इस्तीफा अभी पार्टी के पास नहीं आया, ये दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो निशान सिंह के इस्तीफे के बाद से जेजेपी को लेकर और जेजेपी के भविष्य को लेकर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा निशान सिंह के अलावा जेजेपी के और भी 1-2 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। कमलेश सैनी जो महिला नेता हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की बात चल रही थी कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे, और हमारे साथ निशान सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार निशान सिंह जी। जी नमस्कार।
निशांत सिंह जी, अब आपको जेजेपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए, यही सही होगा? बिल्कुल दुरुस्त। निशांत सिंह जी, ऐसी क्या वजह रही कि आपको लेकर यह कहा गया कि आप पार्टी के बहुत सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हर कदम पर खड़े रहे, शुरुआत से ही आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन चुनाव के दौरान इस्तीफा दे देना पार्टी से भी और पद से भी, इतना बड़ा फैसला क्यों? देखिए, कोई दिक्कत जब आती है तो बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं जी, पति पत्नी के तलाक हो जाते हैं, भाई अलग अलग हो जाते हैं, जी। कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही है, राजनीति में भी कहीं ना कहीं को डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब ज्यादा खुलासा तो नहीं मैं कर सकता, जी। लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे अब क्विट करना चाहिए पार्टी से, तो मैंने रिजाइन कर दिया। उसकी वजह आपने इशारा किया कि पार्टी में हो सकता है इग्नोर किया गया हो आपको बार बार, या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ से भी जेजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। राजनीति में ये भी कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो कौन सी बात ज्यादा सही है? नहीं, इग्नोरेशन की कोई बात नहीं अच्छा। है, ना इग्नोर किया गया। जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट ही था जी तो था, उसमें क्या दिक्कत थी? जी कहीं ना कहीं जो कार्य करता है उसकी पीड़ा होती है, और पीड़ा हम अपनी मानते हैं, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कार्यकर्ता की पीड़ा को अपनी नहीं मानेगा तो पार्टी कैसे चलेगी? ठीक। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, लेकिन मैं सारी ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूँ कि मैंने अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया है। और जहां तक पार्टी को खींचने की बात थी, वो जी। बहुत वर्षों तक हमने अपना दायित्व कार्यकर्ता के रूप में निभाया है। जी तो आइंदा जैसे भी समय आएगा दोस्तों से बात करेंगे और अगला निर्णय लेंगे। आपका जो मन है, जो आपकी जी। विचारधारा है, आप बहुत पुराने नेता हैं, इनेलो में भी एक लंबा वक्त आपका रहा, फिर आप जेजेपी में भी बड़े पद पर रहे, तो लोग ये कह रहे हैं कि चर्चाएं चल रही हैं कि निशांत सिंह जी अब कांग्रेस में जाने वाले हैं। देखिए, मैंने जिससे कहा, अब लोग क्या कहते हैं उसका तो मैं कोई रिप्लाई आपको नहीं दे ठीक। सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो साथ लोग होते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ 5-4 दिनों में दोस्तों से बात करके, और लंबा चौड़ा हमारा भाईचारा है पूरे हरियाणा में, ठीक। उनसे बात करके ही निर्णय करेंगे कि किस पार्टी में जाना। चलिए, देखिए, वो आपका फैसला है, लेकिन आप हर एक चीज पर बेबाकी से बोलते भी हैं। आपके साथी ये कहें कि चलिए ऐसा करते हैं, वापस इनेलो की तरफ चलते हैं, तो देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मैं इनेलो हो, लोकदल हो, जेजेपी हो, सभी चौधरी देवीलाल जी की उस जननायक की जो है ना सोच के ऊपर काम करती थी, तो मैंने उसमें काफी समय काम किया है। ठीक। लगभग ये मान के चले कि 30 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं एज ए कार्यकर्ता दी हैं, तो कोई वापसी का ऐसा कुछ सवाल नहीं। अच्छा निशांत सिंह जी, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने एक बात कही कि पीड़ा थी, और वो पीड़ा कार्यकर्ताओं के अंदर थी, और उसकी जिम्मेदारी आपने ली कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, और आप जिस तरह से बात करें तो इसका मतलब यह है कि आपने उस कार्यकर्ता की पीड़ा को अपने सीनियर नेताओं के सामने रखा, लेकिन वहां पर शायद सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए आपको एक कदम उठाना पड़ा। मैं जितनी बात कही, मैं इसका और खुलासा करने के मूड में नहीं अच्छा, हूँ, अच्छा। और ना मैं ये मानता कि इस आज मैं ये भंडा किसी के सिर पे फोड़ूं, ठीक। ऐसा नहीं है, ना ऐसा कहना चाहिए। डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे हैं कि ऐसे बीच मझधार में जाना ठीक नहीं है, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, धन्यवाद उनका। चलो, जो भी कह रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय हैं, तो आप मान जाएंगे अगर मनाने की कोशिश करेंगे तो? कि मैं निर्णय कर चुका हूं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बयान कि मैं निर्णय कर चुका हूं। खबरें अभी तक पर उन्होंने कहा कि राजनीति में दूरियां बढ़ जाती हैं, मिसाल दी कि भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है, और 4-5 दिन में अपने साथियों से मुलाकात कर उनकी बात सुनकर वो कोई फैसला लेंगे कि किस पार्टी में जाएंगे। हालांकि इनेलो को लेकर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ही चौटाला परिवार और जननायक देवीलाल उनके रास्ते पर चलने वाली पार्टियां हैं या उनसे जुड़ी हुई पार्टियां हैं, तो इसलिए वहां पर तो शायद नहीं उनका कोई रुख है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को लेकर ये चर्चाएं ज्यादा हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए अभी बहुत कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बात
इस वक्त आ रही थी कि डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे थे कि उन्हें हम मनाएंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, वो हमें मिलेंगे तो उनसे बात की जाएगी, हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो हमारे साथ रहें। इस पर उन्होंने कहा कि वो निर्णय कर चुके हैं, लेकिन वो बयान आपको सुनाते हैं। डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने सुबह कोशिश की थी, तब उनका टेलीफोन बंद था। मैंने भी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि उन्होंने कहा है कि वर्बली मैंने छोड़ दी और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी से मिल करके रिजाइन करके आऊँगा। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। कोई मनाने की कोशिश की हुई है? बता तो रहा हूँ, जब मिलेंगे तभी ये बात होगी ना। फैसला तो उन्होंने लेना है। राजनीतिक तौर पे वो समझदार आदमी है और समझदार आदमी के लिए मैं क्या बताऊँ, तो फैसला उन्होंने करना है। सर क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन देना? भैया मेरे जी, जब वो मिलेंगे तब पूछूंगा कारण तो क्या है। मेरे आगे तो कभी उन्होंने कोई इस तरह का गिला किया नहीं जिसको मैं जाहिर करूं आपके आगे। औपचारिक तौर पर कोई इस्तीफा पार्टी के पास आया नहीं है और आएगा। पार्टी ने तो जो मान सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ वो उनकी इच्छा होगी कि उन्हें राजनीतिक सफ़र की कोई नई शुरुआत करने का अगर निर्णय लिया। पार्टी के अनेक लोग उनसे निरंतर संपर्क कर भी रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जो निर्णय उन्होंने किस हालात में लिया है उस पर पूर्ण विचार करें। तो डॉक्टर अजय चौटाला का कहना है कि उनसे मुलाकात होगी तो उनसे बात करेंगे। दूसरी तरफ निशांत सिंह ने कहा कि वो अपना फैसला कर चुके हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के इस्तीफे के बाद दूसरी जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां, उन्होंने निशाना साधा। ये भी कहा कि उनका फैसला है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जी का व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु ये बात सही है कि जो जनता से वायदे किए जाए और उसके विपरीत अगर कोई सरकार चलाया जाए। जनता से इन्होंने बीजेपी के विरुद्ध वायदे किए और 5 साल काट के आंडे चढ़ा के बीजेपी के साथ सरकार में बैठ के मलाई खाई। आप फिर जनता को दोबारा मूर्ख बनाना चाहते हैं, फिर बीजेपी को गालियां देके वोट लेना चाहते हैं। वोट तो इनको नहीं मिलेंगी, परंतु ये बीजेपी की बी टीम बनकर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी भावना से निशांत सिंह भी ग्रस्त हुए होंगे। निशांत सिंह जी भी मन में दुखी होंगे कि कितनी बार जनता के सामने एक बनावटी चेहरा लेके जाए। बाकी तो निशांत सिंह जी बता सकते हैं इसमें, परंतु मेरी जो सोच है उनके मन के अंदर ये बात जरूर आई है। तो मैं बहुत पहले से कह रहा था कि जेजेपी की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, लोगों का विश्वास ही उठ चुका है। जब जनता का विश्वास ना रहे तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो क्योंकि इनके अपने दुष्यंत चौटाला जी के जो काम हैं उनके वजह से लोग काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं पार्टी में, तो जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। क्योंकि इनका वो गठबंधन नहीं था बल्कि ठगबंधन था, जो स्वार्थ के लिए हुआ था, जो सिद्धांतों के खिलाफ था। जिन सिद्धांतों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के लोगों ने इन पर भरोसा किया, 10 इनके विधायक जीते, कहते थे बीजेपी को करेंगे जमुना पार, और बाद में एक हो गए। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल साहरन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीप कमल जी। नमस्कार नासिर जी। दीप कमल जी, निशांत सिंह जी पार्टी छोड़ गए, इस्तीफा दे दिया है पद से। कुछ सवाल है मेरे, और अभी निशांत सिंह जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जब कार्यकर्ता की पीड़ा होती है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, और वो सारी जिम्मेदारी मैंने कार्यकर्ताओं की जो असंतुष्टि थी, पीड़ा थी, वो मैंने अपने ऊपर ली है। क्या कहेंगे कि वो एक तरीके से असंतुष्ट थे पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई थी, इस तरह की बात कर रहे थे? देखिए नासिर जी, सरदार निशांत सिंह जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं, और पहले दिन से जब पार्टी बनी थी दिसंबर 2018 में, तब से लेकर वो आज तक भी इकलौते प्रदेश अध्यक्ष हैं जो 6 साल तक पार्टी को जिन्होंने लीड किया है। और पार्टी ने भी जिनको हमेशा सर्वोपरि और शिरोमणि रूप में रखा और एक
उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी हमेशा रखी, विश्वास रखा हमेशा पूरे तरीके से। आज वो किन परिस्थितियों में अपना राजनीतिक भविष्य आगे कहीं और देखते हैं, कुछ और विचार उन्होंने किया है, ये उनकी अपनी समझ और अपनी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से रहा होगा। मेरा उस पर टिप्पणी करना कुछ इसलिए बिल्कुल ठीक नहीं बनता क्योंकि मेरे लिए तो वो जैसे एक शिष्य के लिए गुरु होते हैं या परिवार के कोई बड़े होते हैं, उस रूप में मैंने इनको 6 साल में हमेशा देखा है। मैं ये मानता हूं कि उन जैसे अनुभव वाले व्यक्ति जिन्होंने 30 साल तक एक ही जगह पर एक ही विचारधारा की पार्टी के साथ काम किया, उनसे हर किसी ने अपने जीवन में ठहराव और शालीनता सीखी होगी। और आज जब वो पार्टी बदलकर कहीं और जा रहे हैं, तब उनका जो पार्टी बदलने का तरीका है वो भी लोग देख रहे होंगे और उसको भी उसमें भी कुछ ऐसा हो जो लोग सीखे कि अगर आपको किसी पड़ाव पर पार्टी बदलनी भी हो, अपना निर्णय ऐसा भी लेना हो, तो उसमें भी एक गरिमा रहे, एक शोभा रहे, एक मान सम्मान आपस में बना रहे। उनके विषय में देखिए, जहां तक टोहाना की राजनीतिक परिस्थिति है या कोई और है, मैं मानता हूं कि उनका कद उन सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक ही सीमित नहीं है, ये हरियाणा की राजनीति का एक घटनाक्रम है कि एक व्यक्ति 30 साल तक एक विचारधारा के साथ रहने और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए खुद को असंतुष्ट बताए और कहे कि मुझे दूसरी जगह अब आगे राजनीति करनी है, ये एक इतिहास का पड़ाव है जो सभी के लिए नहीं। लेकिन दीपक जी, उन्होंने एक बात कही कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए फैसला लिया गया। अब देखिए, जब भी कोई दल बदलता है तो कोई ये तो नहीं कहता है कि मुझे दूसरी जगह पर जाकर बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और बहुत मेरा राजनीतिक फायदा होने वाला है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। वजह तो कोई ना कोई कमी की ही बताई जाती है। एक बात ये विरोधी नेता है वो कह रहे हैं कि जेजेपी में तो इसी तरह की भगदड़ है क्योंकि जेजेपी के गठबंधन से जो इनके कार्यकर्ता थे, जो लोग जुड़े हुए थे, वो खुश नहीं थे और अब जेजेपी में लोगों को अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता, जेजेपी कमजोर हो रही है, इसलिए अब धीरे धीरे पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ दी, कमलेश सैनी ने छोड़ दी और भी नेताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं है जी, और कोई ऐसा चुनाव नहीं है जब दल बदल नहीं हुए। मैं अब से थोड़ी देर पहले आपकी के कार्यक्रम में अभी उदयभान जी को सुन रहा था जी। उदयभान जी कौन है, उनके पिता का हरियाणा के इतिहास में कैसे रेफरेंस आता है, कहाँ याद किया जाता है, यह है हमारे दर्शकों को ध्यान, हमें सभी को। हाँ बिल्कुल, बड़ी मशहूर कहावत है जी। जिसके लिए हरियाणा को जाना जाता है, आया राम गया राम। गया राम जी के बेटे हैं उदयभान जी, और आज वो कह रहे हैं, जिन्होंने दिन में मतलब घंटों के हिसाब से पार्टियां बदली, किन परिस्थितियों में बदली होगी, क्या सोचकर, कौन सी, अब 1 घंटे, अभी सुबह 10 बजे एक पार्टी अच्छी लग रही है, बढ़िया है, 12 बजे दूसरी, शाम को 6 बजे तीसरी। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि वहां पे भगदड़ मच गई है या लोग विचारधारा को और इस जनभावना के खिलाफ। जननायक जनता पार्टी ने जनभावना का अपमान किया है या आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में अलायंस करके चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी? आम आदमी पार्टी के साथ का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। पंजाब में आज भी नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है, सरकार आम आदमी पार्टी की, आमने सामने बैठे तू मैमा होती है, गालियां देते हैं भगवंत मान और बाजवा, और यहाँ उनके साथ अलायंस में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उदयभान जी लड़ रहे हैं। अच्छा, सरकार बनाई आम आदमी पार्टी के साथ। दीपक जी एक आखिरी, अब अगर मैं किसी और मंत्री भी सुन रहा था कि पार्टी छोड़ने वाला व्यक्ति का मकसद ये होता है, और जो कांग्रेस पार्टी में आता है वो जनभावना के हिसाब से आता है, और छोड़ने वाला व्यक्ति किसी स्वार्थ में जाता है कांग्रेस पार्टी, तो वीरेंद्र सिंह जी पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या कहेंगे कि वो स्वार्थ के लिए गए थे 10 साल पहले और आज जनभावना के हिसाब से आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में? ठीक है, अब एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या जेजेपी को वापस आए और फिर किससे चले गए? जेजेपी को कोई फर्क पड़ता है कि उनकी पार्टी से कोई नेता छोड़कर जाता है, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर बैठा व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, इस्तीफा देता है, या कोई जिला परिषद की चेयरपर्सन इस्तीफा देती है, तो क्यों नहीं फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और चुनाव के वक्त में तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन पार्टी का जो ढांचा है, जो पार्टी की विचारधारा है, जो कार्यकर्ताओं की आस्था है पार्टी के प्रति, वो है असली ताकत, वो आगे लेकर जाएगी। इससे भी बड़े बड़े पड़ाव पार किए हमने, इससे भी मुश्किल पड़ाव पार किए। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जब हमने लोकसभा चुनाव लड़ा तो हमारे कितने तो कैंडिडेट छोड़कर चले गए। स्वाति यादव चले गई, गांधीनगरगढ़ से कैंडिडेट थी, डी शर्मा चले गए, हमारे कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट थे,
एक दो और कैंडिडेट ही पार्टी छोड़कर चले गए चुनाव के बाद। उसके बाद फिर पार्टी उठी, काम शुरू किया, 4 महीने का वक्त था, 15% वोट लेकर 10 सीटें ले ली 4 महीने के अंदर ही। मैं तो ये मानता हूँ जितनी विपरीत परिस्थिति किसी को देखने को मिलती है, उसका हौसला, उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया दीप कमल सारन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारन का कहना है कि फर्क पड़ता है, लेकिन जितनी विकट परिस्थितियां जिसको देखने को मिलती हैं उसका हौसला और ज्यादा बढ़ता है। और डॉक्टर अजय चौटाला का बयान आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन निशांत सिंह ने कह दिया कि वो अपना फैसला कर चुके हैं। अब उनके आने वाला भविष्य क्या कुछ रहने वाला है, किस पार्टी के साथ वो राजनीति करेंगे और क्या करेंगे, वो कुछ दिन में पता चल जाएगा। अब एक और अहम खबर, करप्शन के मुद्दे पर चुनावी लड़ाई तेज हो चुकी है और यह लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो लगातार शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं। चुनावी मंच से लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ाई लड़ी जा रही है, जंग लड़ी जा रही है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जारी सियासी बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अध्याय खत्म हो रहा है तो आरोपों के बौछार का दोबारा अध्याय शुरू हो जाता है। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में, केजरीवाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे ये लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी, और नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचाने की गारंटी दी है तो वो भी पूरी हो रही है। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया है। जेल में केजरीवाल बंद हैं। चुनाव से पहले हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने इमोशन से जोड़ा है। इमोशनल कार्ड के तौर पर आम आदमी पार्टी इसे इस्तेमाल कर रही है। चुनाव के लिए जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू हुआ है। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी बता रही है कि लोगों को फ्री पानी और बिजली देने वाले मुख्यमंत्री को बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। बीजेपी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताने का मौका नहीं छोड़ रही। ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। शराब नीति केस की जांच केजरीवाल से भी आगे जा चुकी है। कोर्ट में ईडी आरोप लगा चुकी है कि केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लिया। अब दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने नया समन जारी किया। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश फाटक को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। करप्शन को लेकर लड़ाई में एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताया तो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप जड़ दिया। संजय सिंह ने नया आरोप लगाया है कि कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया। कुछ कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। 33 कंपनियां ऐसी जिन्हें 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, बीजेपी ने 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 17 कंपनियां ऐसी जिन्हें या तो शून्य टैक्स चुकाया या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली। 6 कंपनियां ऐसी जिन्हें बीजेपी को 600 करोड़ रुपए का चंदा मिला। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया।
जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सियासी सीन को बदल चुकी है। अब ये लड़ाई भ्रष्टाचार पर चुनावी बॉन्ड बनाम शराब नीति के खेल पर एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, जिसमें आरोपों की बौछार है। पलटवार भी आरोप लगाकर पीएम मोदी करप्शन को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी चुनावी चंदे में कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप बीजेपी पर लगाकर सियासी लड़ाई को और तेज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तुलना कड़वे करेले से की, तो वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने से लेकर कई बातों पर कटाक्ष किया। कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया।